नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप क्लास 9th में आ गए हैं और अब आपकी जो पढ़ाई का जो लेवल है वो बढ़ गया है, एक लेवल और अब आप आ गए हैं। तो अब आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, हाथ के हाथ आपने उसको याद भी करना है और आगे के लिए आपने प्रिपेयर होना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है हमारी जो हमारी 9th क्लास का जो हमारा सिलेबस है, इसमें हमारी 2 बुक्स हैं। एक है हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 और एक है हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1। यानी कि जो मेन जो हमारी 2 बुक्स हैं हिंदी की वो यही है, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज जो है इसमें आपके 2 खंड हैं, एक है आपका गद्य खंड, एक है आपका काव्य खंड। क्या होता है गद्य खंड, क्या होता है काव्य खंड, ये आप सभी को पहले से भी पता होगा। जिसमें हम बहुत सारी जो हमारा गद्य होता है, देखिए गद्य जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग विधाओं में लिखी गई चीजें। जैसे हमारे गद्य खंड में हम पढ़ते हैं निबंध विधा में लिखा गया लेख, हम पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत, हम पढ़ते हैं संस्मरण, हम पढ़ते हैं कहानियां, हम पढ़ते हैं कोई भी रिपोर्ट या किसी भी तरह का जो लेख होता है। ये सारी चीजें आती हैं आपके गद्य खंड के अंतर्गत। और जो सेकंड होता है काव्य खंड, तो काव्य खंड में जितनी भी हमारी कविताएं होती हैं, शायरियां होती हैं, गजल होती है, ठीक है, आत्मकथा टाइप कोई कविता होती है या आपके दोहा छंद, ठीक है, पद, सवैये, ये सब आपके काव्य खंड के अंतर्गत आता है। तो आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड का पहला चैप्टर, जो की है एक कहानी, जो यहाँ पर बताई गई है 2 बैलों की कथा के नाम से, और ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से हमें ये कहानी यहाँ पर सुनाई गई है। और आप देखेंगे कि इसमें जैसे कि नाम बताया गया है 2 बैलों की कथा, तो इसमें 2 बैल होते हैं यहाँ पर और एक होता है उनका जो मालिक। तो किस तरह से उनका प्रेम होता है अपने मालिक के प्रति, किस तरह का लगाव होता है अपने मालिक के प्रति, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है ये हमारा लेख, और आप इसको पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। शुरुआत काफी मजेदार होनी चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि आगे हम सारी चीजों को अच्छे से पढ़ सके। इसीलिए हम यहाँ पर इस कहानी को पढ़ रहे हैं और शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा चैप्टर का नाम 2 बैलों की कथा। क्या कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें, वो हम पढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा इस पाठ के जो लेखक हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आपने सबसे मेन चीज जो याद करने वाली है वो है, हमेशा चाहे आप गद्य खंड पढ़ रहे हो चाहे आप काव्य खंड पढ़ रहे हो, यानी कि चाहे आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, निबंध पढ़ रहे हो, यात्रा वृतांत पढ़ रहे हो, संस्मरण पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको उसमें लेखक और कवि, यानी कि अगर आप गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक, और काव्य खंड पढ़ रहे हैं तो उसके कवि का नाम आपने हमेशा याद रखना है पाठ के साथ, ठीक है। पाठ के साथ आपने याद रखना है दोनों चीजों को। तो यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है और आप उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए इनका जन्म हुआ था सन 1880। जन्म कब हुआ था? सन 1880। मृत्यु हुई थी 1936। जन्म 1880, मृत्यु 1936। जन्म स्थान लमही ग्राम वाराणसी। जन्म स्थान कहाँ है? लमही ग्राम वाराणसी। उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। तो आपने गोदान के विषय में सुना होगा
कि इनकी एक श्रेष्ठ उपन्यास है, गोदान इनका एक श्रेष्ठ उपन्यास है। कहानियों का विशाल संग्रह, आपने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां, ठीक है ना, पूरी बुक आती है छोटे बच्चों के लिए, एक पूरी बुक आती है जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र की तरह तरह की कहानियां होती है। तो कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, ठीक है ना, मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है इनकी कहानियों का विशाल संग्रह, और जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी उनके प्रमुख नाटक हैं। नाटक भी कुछ इन्होंने लिखे, निबंध भी हैं जिसका नाम है कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। और जैसे मैंने बताया कि गोदान इनकी हिंदी की एक श्रेष्ठतम रचना है, एक श्रेष्ठतम उपन्यास है। तो यहाँ पर छोटा सा परिचय हमने मुंशी प्रेमचंद्र जी का पढ़ा, और इनके बारे में ज्यादा आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में जो दिया रहता है परिचय, आप उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, जहां से हम करेंगे शुरुआत अपने चैप्टर की। तो ये एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, आप देख सकते हैं। ये दोनों ही, ये वाला जो पिक्चर है वो भी बिल्कुल रियल है, और ये वाली पिक्चर जो है वो एक फोटो है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है, एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। अब सबसे पहले हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। तो जैसे इस पाठ में, पाठ का जो नाम है उसमें जो है आपने देखा कि जानवरों के बारे में बताया गया है, जानवरों के बारे में बताया गया है, यानी कि चैप्टर का जो नाम है वो है 2 बैलों की कथा। तो बैलों के बारे में यहाँ पर बात की है, लेकिन यहाँ चैप्टर की शुरुआत से पहले हम कुछ पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है देखिए, कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। चैप्टर की शुरुआत में ही लिखा है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। ये आप सभी को भी पता है। अब आप क्लास 9th में आ गए हैं, और बहुत सारी जो लोकोक्तियां, मुहावरे, बातें, यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा आपका जो सामाजिक विकास है काफी हद तक आपका हो चुका है, और आप इतना जानते हैं कि अगर हम किसी को गधा कहते हैं, आपने देखा होगा जब किसी आदमी को, किसी भी इंसान को जब पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना हो, ठीक है ना, हम किसी को बेवकूफ अगर बताना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। कहते कि ये गधा है बिल्कुल, यानी कि गधा सचमुच बेवकूफ है। क्या गधा जो है सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, देखिए, क्या वो सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि क्या वो सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन ने या निरापद सहिष्णुता ने उसको ये पदवी दी है, इसका निश्चय अभी तक नहीं किया जा सका है, यानी कि ये तो कंफर्म नहीं हुआ है। गायें सींग मारती है, ठीक है। अब गायों को कोई गधा नहीं कह सकता, क्योंकि गायें जो है सींग मारती है, कई बार वो लात भी मारती है, और कई बार ब्याही हुई गायें जो होती हैं वो तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। यानी कि अगर कोई उनके पास चला गया, या उनके बच्चे को परेशान कर दिया, या ऐसे ही उसको छेड़ा, तो वो बिल्कुल एकदम से वो सींग मारने आ जाती है, ठीक है ना। तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। देखिए, गाय को भी बहुत सीधा साधा सरल समझा जाता है, लेकिन वो भी सींग मारती है, और वो भी कभी ना कभी सिंगनी का रूप तो धारण कर ही लेती है। कुत्ता भी बहुत सीधा जानवर है, ठीक है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। अब देखिए, क्या है, तो वैसे वो बहुत सीधा साधा, लेकिन उसे भी कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है। आपने देखा होगा कि अचानक ही कभी वो काट लेता है या पीछे पड़ जाता है, ठीक है ना। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। हमने कभी नहीं सुना कि गधे को क्रोध आया हो, या कभी वो किसी के पीछे पड़ा हो, या कभी उसने किसी को सींग मारा हो, या कभी उसने अपना क्रोध जताया हो, ठीक है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी गड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी।
आपने देखा होगा जो सामान ढोते हैं तो आपने देखा होगा वो कितना उसको मारते हैं, कितना उस पर कहते हैं ना कि गधे के जैसा बोझ, उनके ऊपर ढेर सारा सामान जो है लादा जाता है और फिर जो है उनसे काम करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे उनके सामने कितनी भी सड़ी गली घास डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी कर दो, वो बिल्कुल असंतोष कभी नहीं दिखाएगा, कभी ये नहीं करेगा कि मुझे नहीं खाना है या मतलब किसी भी तरह का असंतोष। ठीक है, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कि वैशाख के महीने में भले ही वो एक आध बार कुलेल कर लेता हो, लेकिन हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी कि कभी उसका जो एक मूड होता है ना कि कभी खुश है, कभी गुस्से वाला है, कभी नाराज है, इस तरह की चीजें कभी नहीं हुई। हमेशा एक जैसा उसका व्यवहार रहता है, एक जैसा उसका नेचर रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बैलों की बात। तो क्या है यहाँ पर एक अस्थाई विषाद, एक स्थायी विषाद, एक स्थायी विषाद हमेशा उसके चेहरे पर एक रूप से छाया रहता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि कहीं पर नहीं लग रहा है कि गुस्से में है, या कहीं पर नहीं लग रहा है कि नाराज है, या कहीं पर नहीं लग रहा है कि खुश है। ठीक है, एक स्थायी विषाद, एक स्थायी विषाद जो है उसके चेहरे पर हमेशा बना रहता है, यानी कि एक जैसा उसका हमेशा नेचर रहता है। दुख, सुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। जैसे इंसान होते हैं ना कि दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, परिस्थितियों के एक तरह से परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी सिचुएशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन ये जो है इसका किसी भी दशा में उसे बदलते हमने नहीं देखा। अब कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों में जितने गुण होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए, जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो अपना सर्वस्व त्याग करके बैठे होते हैं, सब कुछ जो अपना न्यौछावर करके बैठे होते हैं, भगवान के चरणों में जिनका ध्यान होता है, उनके लिए क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या खुशी, क्या दुख, उनको किसी भी सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता। ना उनको कभी क्रोध आता, ना उनको बहुत ज्यादा खुशी होती, ना उनको बहुत ज्यादा दुख होता, क्योंकि अब उनका संसार में इन सब चीजों से जो है नाता हट चुका है। उन्होंने लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब चीजों से नाता जो है हटा लिया है। इंसान सिर्फ इन चारों चीजों के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि वो अगर लालच में रहेगा, गुस्से में रहेगा, ठीक है, तो वो हमेशा परेशान ही रहेगा। लेकिन अगर इन सब चीजों से परे अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल कर लिया, अपनी भूख को कंट्रोल कर लिया, अपनी प्यास को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो फिर ना तो कोई खुशी बहुत ज्यादा खुशी देती है, ना कोई दुख बहुत ज्यादा दुख दे सकता है, ना कभी क्रोध आ सकता है। क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, जब हमें अच्छी बुरी चीजों से मतलब ही नहीं, तो फिर हमें क्रोध क्यों आएगा, हमें गुस्सा क्यों आएगा। ठीक है, तो ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि जितने गुण ऋषि मुनियों के अंदर हैं, यानी कि वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसमें वो सारे गुण पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। तो यहाँ पर देखिए सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी कि जो सद्गुण है उनका इतना अनादर तो कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, कि सीधा होना। अब देखिए ये एक मैसेज है, चैप्टर अभी हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन उसकी शुरुआत में हमने जो चीजें यहाँ पर पढ़ी, पाठ से ही संबंधित, पाठ से ही रिलेटेड, कि सीधापन जो होता है वो संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कि आपने देखा होगा कि जो सीधा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सीधा होता है, तो लोग उसको ज्यादा दबाते हैं। अच्छा तू ये कर सकता है, ये कर ले, ये भी कर ले, ये वाला काम कर ले, वो वाला काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो सीधापन, ज्यादा जो सीधापन होता है वो इंसान को क्या करता है, दबा देता है। तो यहाँ पर जो जो दो यहाँ पर बैल हैं उनके बारे में बताया है,
और आप देखेंगे कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने शुरुआत की कि किस तरह से यहाँ पर हमने एक गधे का के बारे में बताकर सबसे पहले हमने मेन चीज ये क्लियर की कि किस तरह से एक बहुत ज्यादा सीधा होना भी संसार के लिए सही नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, ये उस टाइम पे उन्होंने लिखा है जब बहुत ज्यादा हमारे देश की कंडीशन जो है खराब थी। तो उस टाइम पे भारतवासियों की जो अफ्रीका में दुर्दशा हो रही थी उसके बारे में बताया कि क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, भेद किया जाता है, क्योंकि भारतवासी बहुत ज्यादा सीधे थे, बहुत सरल थे, बहुत सच्चे थे। उनको ये सब चीजें आगे आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें, क्या जैसे कि वो बेचारे शराब नहीं पीते थे, सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ज्यादा सीधे थे, शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते थे। हमारे हमारे पास चाहे हम आज घिस पिट कर खाएं, लेकिन हमारी आदत होती है कि हमारी सेविंग्स होती है। हम थोड़ा बहुत जो है ये सोचकर, हम भविष्य के लिए सोचकर, कल के लिए सोचकर कि कल किस तरह की परिस्थितियां आएंगी, किस तरह की सिचुएशन होगी, कैसी कंडीशन होगी, उसके हिसाब से हम 10 में से 2 रुपए हो, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो शराब नहीं पीते बेचारे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा सकते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं। यानी कि अगर कोई उन्हें उनके काम में 4 बातें सुना भी दे तो वो कभी भी पलट कर जवाब नहीं देते, उसमें भी अपने गम को, अपने दुख को वो पी जाते हैं। फिर भी बदनाम है, कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं। अब देखिए, फिर भी जो है बाहर के लोग, फिर भी लोग उन्हें क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल डम्प, ये तो बिल्कुल डंप है, क्योंकि उनके लिए क्या है कि वो जीवन के आदर्शों को नीचा कर रहे हैं। यानी कि उनके लिए जीवन को खुलकर जीना, ठीक है, खुलकर जीना ही जिंदगी है, और जो यहाँ पर इंसान नहीं करते थे उस टाइम पे, ठीक है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो भी सभ्य कहलाने लगते। यानी कि अगर उनके द्वारा की गई जो अत्याचार है, उनके द्वारा किए गए जो एक तरह से जुल्म है हमारे देश पर, उसका जवाब अगर वो भी ईंट का जवाब अगर पत्थर से देते तो शायद वो भी सभ्य कहलाते। लेकिन वो बहुत ज्यादा डंप कहलाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेहनत करते हैं, उल्टी सीधी आदतें नहीं रखते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से बिल्कुल जबान नहीं चलाते, मुंह नहीं चलाते, और अपने काम से मतलब रखते हैं। जापान की मिसाल सामने है, अगर जापान की मिसाल ली जाए तो वो सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी कि इससे पहले तक वो हार रहा था तो सब उसको बिल्कुल लूजर समझते थे, लेकिन एक उसकी विजय ने उसको संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। सबको उसकी पावर का पता चल गया, सबको उसके एक तरह से ताकत का पता चल गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। अब देखिए, गधे से रिलेट किया है तो उसका एक और छोटा भाई है, और उससे कम ही गधा है, यानी कि वो थोड़ा सा उससे कम ही गधा है, बिल्कुल गधा नहीं है, लेकिन है, उसकी श्रेणी जो है वही है, और वो है बैल। वो है बैल, जिसे अर्थ में हम आधे गधे का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि ये तो बिल्कुल बैल बुद्धि है। बहुत सारे बातें आपने सुनी होगी, जैसे मैंने कहा कि अब आप एक तरह से क्लास 9th में आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा आप बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, अपने आसपास की बातों को सुनते हैं, ध्यान देते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे कि ये तो बैल बुद्धि है, ठीक है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हमने कहा कि जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिले जुले अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि जो बछिया का ताऊ होता है उसके लिए भी वही प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग बैल को, जैसे हमने कहा बैल बुद्धि, तो कुछ लोग बैल को बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं।
लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी मारता भी है। आपने देखा होगा कि जब बैल उठाकर पटकता है तो फिर वो इंसान उठ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो बैल कभी कभी मारता है, और कभी कभी तो अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारे पहाड़ में जो खेतों की जुताई की जाती है अक्सर, क्योंकि वहां पर सीढ़ीदार खेत होते हैं, और सीढ़ीदार खेतों पर ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जहां पर समतल भूमि है आजकल तो वहां पर भी ट्रैक्टर का प्रयोग आसानी से हो रहा है, लेकिन आपने देखा होगा पहले के टाइम में और आजकल भी जो सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं उनमें बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जाती है। और क्योंकि हम बिल्कुल एक सामान्य तरीके से यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपने देखा होगा कि खेत में जब बैल जोता जाता है तो कुछ बैल कैसे होते हैं, अड़ियल होते हैं, बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं होते, फिर उनको पीछे से डंडा मारा जाता है। फिर जो हलिया होता है फिर वो हल लगाकर जो है हल के पीछे बिल्कुल हल को पकड़कर उसको डंडा मारता हुआ आगे बढ़ता है, और इस तरह से खेत में हल लगाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि वो सबको मारने के लिए दौड़ जाता है, और कई बार आपने देखा होगा कि वो भाग जाता है अपने एक तरह से आपको छुड़ाकर वहां से, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमें हमारे विचार से ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल तो कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी हमें अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है। और कोई भी रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो किसी भी तरीके से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, यानी कि कई बार वो अपना सर नीचे करके पैर बिल्कुल नीचे जमा देता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, और कई बार वो इतनी जोर से भागता है कि वो हल और सारी चीजें लेकर भाग जाता है। कई बार वो सींग मार देता है, कई बार वो लोगों के पीछे पड़ जाता है। तो बहुत अलग अलग तरीके से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से थोड़ा सा नीचा है। अब देखिए, पहले वाले में हमने सीधेपन की बात की थी, और दूसरे वाले में हमने यहाँ पर बात की कि थोड़ा सा जो बैल का स्थान है वो क्या है, गधे से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो है झूरी काछी। एक झूरी था जिसका नाम था झूरी काछी, और उसके दो बैल थे। झूरी काछी, जो झूरी काछी था, ध्यान दीजिएगा, जो झूरी काछी था उसके दो बैल थे। बैलों के नाम हीरा और मोती। जो उसके बैलों के नाम थे वो थे हीरा और मोती। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोनों ही जो बैल थे वो पछाई जाति के थे, देखने में बड़े ही सुंदर थे, काम में बिल्कुल चौकस थे, और डील के ऊंचे थे, यानी कि शरीर जो है बहुत ही हट्टा कट्टा था, और काम में भी उतने चौकस थे, और देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर थे। बहुत दिनों से दोनों साथ में रहते थे, तो दोनों में भाईचारा हो गया था। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो भारत है ना, हमारा जो भारत देश है, इसमें जो है जहां पर इंसानों का ही नहीं, मनुष्यों जो जीव जंतु होते हैं उनका भी आपस में जो है प्रेम भाव होता है, वो भी प्रेम से रहते हैं। एक दूसरे के साथ जब हम रहते हैं तो फिर हम एक दूसरे के एक तरह से का साथ जो है कभी छोड़ नहीं पाते हैं, यानी कि बिछोह हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो दोनों साथ में रहते थे, तो दोनों का आपस में भाईचारा हो गया। अब दोनों जो है मित्र बन गए, आपस में भाईचारा हो गया दोनों का, काफी टाइम से साथ में रहते थे। अब दोनों जो है आमने सामने बैठते थे, या आस पास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। साथ में उनको बांधा जाता था, और साथ में जब वो बंधे हुए रहते थे तो वहीं पर वो अपनी मूक भाषा जो उनकी थी, मूक भाषा यानी कि बिल्कुल जिस तरह से हम बोलते हैं ना, वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिस तरह से भाषा हमारी है, तो उनकी भाषा मूक थी, यानी कि बस एक दूसरे को देखकर, ठीक है, एक दूसरे को जुगाली करते हुए, तो इस तरह से वो दोनों आपस में बातें करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते, यानी कि मूक भाषा में वो एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझते थे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो बात करते हैं, ठीक है ना।
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि जिस तरह से कहा जाता है कि मनुष्य जो है संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, यानी कि सारी जो बुद्धि है वो मनुष्य के पास है, इसीलिए उसको श्रेष्ठतम प्राणी यानी कि उसको जीवों में श्रेष्ठ कहा जाता है कि वो सब जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास भाषा है, उसके पास तरीका है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज इन दोनों के बीच जरूर थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता इन दोनों के बीच या सभी जीवों के बीच कहें कि जरूर होती है, जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य जिससे वंचित हैं। यानी कि हम तो इंसान के साथ रहकर उसकी बात को नहीं समझ पाते, उसकी कहने के बाद उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, लेकिन जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य हम इस चीज से वंचित हैं कि कुछ तो है इनके बीच, यानी कि कुछ तो है जो जीव होते हैं इनके बीच कि जो ये बिना कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। कैसे वो अपना प्रेम प्रकट करते थे, कैसे वो अपनी दोस्ती जो है प्रकट करते थे, दोनों एक दूसरे को चाटते थे, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। आपने देखा होगा ना कि वो कभी देखा होगा कि आपस में जानवर ऐसे ही लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो कभी कभी वो सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, लड़ने के लिए नहीं, केवल मजाक में, ठीक है ना। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल ढप्पा होने लगता है। आपने देखा होगा कि जहां आपके पक्के मित्र होते हैं ना, वहीं पर आपकी लड़ाई होती है ज्यादा, ठीक है ना। आप जाते ही उसको पीटना शुरू कर देते हैं, आपकी बातें सीधे कभी भी लिहाजे में नहीं होती, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है। वो कभी भी आपका टिफिन खाने के लिए आपके परमिशन नहीं लेता, वो कभी भी एक तरह से आपका सामान यूज करने के लिए, वैसे तो ये एक गुड मैनर है कि आप कभी भी किसी का सामान यूज करते हैं, कोई भी चीज काम कर रहे हैं तो आपको पूछना जरूर चाहिए। लेकिन जहां पर हमारे पक्के मित्र की बात आती है, ठीक है, आप एक दूसरे के कपड़े शेयर करते हैं, आप टिफिन शेयर करते हैं, आप एक तरह से एक साथ घूमते फिरते हैं, तो इस तरह से वो दोनों भी क्या करते थे कि आत्मीयता के भाव से थोड़ा सा कभी कभी सींगे मिला लिया करते थे, लड़ाई थोड़ा सा कर लिया करते थे। इसके बिना तो दोस्ती कुछ फुसफुसी सी है ना, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी है। जब दोस्ती में लड़ाई ना हो और फिर उसके बाद कि ये मेरा सामान वापस कर, चल मेरा सामान वापस कर, मैंने तुझे वो दिया था वो वापस कर, अच्छा मैंने तुझे तुझे ये दिया था मेरा वो वापस कर, ठीक है। जब तक इस तरह की लड़ाई ना हो और फिर उसके बाद दोनों रो कर अपना अपना सामान जो है वापस ना ले, तो इस तरह की जो है लड़ाई के बिना दोस्ती तो फुसफुसी होती है। अगर इस तरह की लड़ाई नहीं होगी तो फिर दोस्ती और ज्यादा मजबूत कैसे होगी, ठीक है। कुछ हल्की सी रह जाती है जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए जहां पर, देखिए जैसे मैंने कहा ना कि जहां पर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वहां पर फिर विश्वास भी बढ़ जाता है। वो आपके बैग से कुछ भी निकाल रहा है या आपका टिफिन खा रहा है या और भी चीजें, तो वहां पर फिर जो आपका विश्वास है वो बना रहता है। और अगर इस तरह की दोस्ती ना हो कि जिसमें लड़ाई ना हो रही हो, जिसमें हम एक दूसरे पर पूरा विश्वास ना हो, तो फिर वहां पर वो हमारी पक्की दोस्ती नहीं मानी जाती। फिर वो एक फॉर्मेलिटी है कि हम आ रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, बाकी खत्म, ठीक है ना। तो इतनी यहाँ पर उनकी घनिष्ठ जो है मित्रता थी, काफी अच्छे दोस्त थे वो, काफी अच्छे फ्रेंड थे वो। और जिस वक्त ये दोनों हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, जिस वक्त इन दोनों को किसी हल में या किसी गाड़ी में जोता जाता, तो उस टाइम पे ये गर्दन हिला हिलाकर, कोई भी फ्रेंड होगा ना, कोई भी मित्र होगा, वो कभी भी अपने मित्र को परेशानी में, दुख में, कष्ट में नहीं देख सकता। देखिए सच्चा मित्र जो होता है वो हमेशा वही होता है जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा है, जो आपके दुख के समय में, आपके कष्टों के समय में, आपके
ऐसे समय में जब आपको एक तरह से बहुत ज्यादा जरूरत है किसी हेल्प की, तो उस टाइम पे जो इंसान आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर जिस वक्त इन दोनों को बैलगाड़ी में या हल में जोता जाता, तो उस टाइम पे ये बीच बीच में अपनी गर्दन हिला हिलाकर इस तरह से एक तरह से उस वक्त यही चेष्टा करते कि ज्यादा से ज्यादा भार हमेशा मेरी गर्दन पे हो। यानी कि दोनों ये चेष्टा करते कि मेरे फ्रेंड को, मेरे मित्र को ज्यादा जो है तकलीफ ना सहनी पड़े, ज्यादा कष्ट ना सहना पड़े। ठीक है, दोपहर बाद, दिन भर या दोपहर बाद या संध्या के वक्त दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। और नांद में पड़ी खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो देखिए, आपने इन दोनों की मित्रता तो देख ली, लेकिन क्या कुछ परेशानियां इनके जीवन में आने वाली हैं आने वाले समय में, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं आशा करती हूँ कि आज सेशन की शुरुआत हो चुकी है और आपको ये सेशन की शुरुआत काफी अच्छी लगी होगी, और आप घर पर इस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट अभी तक है तो उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इसी तरह से हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।